तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर हमारा एडी लोअर टेल को बचाने के लिए आया होता है और हमारी लोअर टेल कहती है हमारा इंतजार करते करते मैं तो बोरियत से ही मर चुकी थी एड। हमारा एड भी कहता है हाँ ये थोड़ा बहुत तो बोरिंग होगा ही और देखने से ऐसा लगता है कि तुमने कुछ खाया भी नहीं है। लोअर टेल भी कहती है हाँ मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और कई बार सोच रही थी लेकिन मैंने इस बारे में ना जाने कितनी बार भी सोचा क्यों ना हो फिर भी मुझे तुम्हारा कोई भी बेनिफिट नहीं दिखा मेरी मदद करने में। और अगर तुम अब ड्यून के साथ काम करो तो तुम्हारी ग्रेजुएशन भी जल्दी हो जाएगी और यह तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा ही प्रॉफिटेबल डील रहेगी है ना। लेकिन फिर आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। एडी भी कहता है हाँ यह सही है अगर तुम यहाँ से चली भी जाती तो फिर भी ड्यून की उन प्लानिंग्स की वजह से तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं रहती कुछ नहीं बचता तुम्हारे पास। और सच कहूँ तो तुम एलाइट ट्रेडिंग कंपनी की ना तो कोई एक्टिंग लीडर रही हो और ना ही मैजिक फैकल्टी की सेकंड सीट होल्डर और ना ही कोई एक ऐसी पर्सन रही हो जो कि मुझे मैजिक इंजीनियरिंग टूल्स को प्रोवाइड कर सके। और अभी के लिए तुम कुछ नहीं हो तुम। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लोअर टेल भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसे भी लग रहा होता है कि एडी उसका साथ नहीं देगा लेकिन तभी एडी कहता है तुम हो सिर्फ लोअर टेल और दुर्भाग्यपूर्ण यही इकलौता ऐसा रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। जैसा कि हम देख पाते हैं हमारे एडी ने लोअर टेल की जितनी भी रस्सियाँ होती हैं उन्हें काट दिया होता है। लोअर टेल भी मुस्कुराते हुए कहती है तुम यहाँ पर जब पहली बार आए थे मुझे तभी से तुम्हारे बारे में पता था और मैं इन सारी चीज़ों को उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर बता सकती थी। अगर तुम सच में ड्यून के साथ काम करने के बारे में सोच रही होती तो तुम्हें अपने आप को मेरे सामने एक्सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और तुम कभी मेरे सामने आते भी नहीं। और वैसे ऐड तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में एक डिप्रेस्ड गर्ल को सांत्वना देना और उसे समझाना कि सब कुछ ठीक है और उससे यह कहना कि उसे कोई धोखा नहीं दिया गया सब कुछ ठीक है। सही कहूँ तो कई बार तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा ही क्रीपी लगते हो एड। एडी भी कहता है हाँ चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं पहले हमें यहाँ से निकलने का कोई जल्दी से जल्दी रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि यहाँ पर जल्दी ही टाइल है। लेकिन वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले वह आगे के सीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही चौंक जाता है क्योंकि वह देखता है कि हमारे लोअर टेल ने उसे गले लगा लिया होता है और वे दोनों ही नीचे बैठ जाते हैं। एडी भी लोअर टेल से कहता है मुझे लगा ही था कि तुमने सारी ही चीज़ों को पहले से ही फिगर आउट कर लिया होगा। लोअर टेल कहती है चाहे तुम्हें पता ही क्यों ना हो कि ये सारी चीज़ें होने वाली है फिर भी यह काफ़ी ज़्यादा ही हर्ट करता है और मैं एक बात के बारे में तो पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैं इस जैसी किसी चीज़ को फिर से एक्सपीरियंस कभी नहीं करना चाहूँगी। जिसकी बात को सुनकर एडी भी कुछ नहीं कह पाता और हमारा एडी भी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगता है और कहता है मुझे माफ़ करना आखिरकार चीज़ें कुछ इस तरीके से हो गई। फिर हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई लोरेल इन में आया होता है और ये और कोई नहीं बल्कि होता है एड और जेनिका। जहाँ पर जेनिका एड से कहती है एडी क्या तुम श्योर हो कि हमें ये करना चाहिए। एडी भी कहता है तुम चिंता मत करो जेनिका सारी ही चीज़ें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगी और मैं सारी चीज़ों का ध्यान खुद से रखूंगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जेनिका भी परेशान होती हुई कहती है आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है। हाँ मुझे पता है कि तुम सारी ही चीज़ों को सोच समझ कर करते हो और मैंने ये भी कहा था कि तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए पूछ सकते हो फिर भी ऐड ये। जहाँ पर जेनिका खिड़की से अंदर आ चुकी होती है और कहती है ठीक है तो चलो उसे किडनैप करते हैं। लेकिन जेनिका भी अपने सामने के सीन को देखकर चौंक जाती है। वह देखती है कि इज़ला पहले से ही तैयार होती है किडनैप होने के लिए और कहती है मैं तैयार हूँ एड। एडी मैं सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी थी जब तुम मुझसे आकर मिले थे और उन बातों को कहा था। लेकिन एड अब मुझे काफ़ी ज़्यादा ही दुख सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं टाइले को धोखा दे रही हूँ। लेकिन चाहे जो भी हो अगर यह टाइले को मजबूत बनाने में मदद करेगा तो मैं तुम्हारा सहायता करूँगी। सच में एड मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ही रेडी हूँ। मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकती लेकिन मैं तुम पर भरोसा तो कर ही सकती हूँ। और जेनिका भी इज़ला को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही चौंक चुकी होती है। वह मन में सोच रही होती है वह इतनी शांत कैसे है किडनैप होते टाइम भी। तभी इज़ला कहती है वैसे तो मैंने एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं लेकिन क्या एक जोड़ी कपड़े कम नहीं पड़ेंगे मुझे और भी रखने चाहिए एड। अरे नहीं मुझे तो वहाँ पर बांध कर रखा जाएगा तो इसलिए मेरे लिए कुछ ऐसे कपड़े रखना चाहिए जो कि गंदे भी हो जाएं तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। इस सारे सीन को देखकर तो एडी भी परेशान हो चुका होता है और कहता है कि तुम कोई वेकेशन पर नहीं जा रही हो वहाँ पर जितना कम हो सके उतना कम कपड़े को रखो। और भाई साहब एड उसे देखते हुए मन में सोच रहा होता है सच में यह इसका शायद से पहला टाइम नहीं है जब यह किडनैप हो रही हो। यह तो सच में एक एक्सपर्ट हो चुकी है इसमें। लेकिन तभी इज़ला रुकती है और कहती है अरे रुको मैंने तो अभी अपने ब्लैंकेट और बाकी के सामान को फोल्ड किया ही नहीं। अगर डीन ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे पॉइंट माइनस में चले जाएंगे। इस सारे सीन को देखकर तो जेनिका भी परेशान हो चुकी होती है। वह
वह भी एड से कहती है, एड क्या सच में तुम इसे किडनैप कर रहे हो या कुछ और चल रहा है यहाँ पर? हमारा एड भी कहता है, वेल दूसरे किडनैपर्स से कंपेयर किया जाए तो किडनैपिंग में वे काफ़ी ज़्यादा ही एफर्ट्स को लगाते हैं, लेकिन हमें इसे किडनैपिंग कहेंगे तो ये उनकी बेइज्जती होगी। वहाँ पर हमारे एडी ने किसी के डोर के आगे अपने एक लिफाफे को छोड़ दिया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है एलाइट ट्रेडिंग कंपनी की सिल्वेनिया ब्रांच का, जहाँ पर हमारे एडी ने उस इज़्ला को लाकर बाँध कर वहाँ रख दिया होता है। जहाँ पर ड्यून हमारे एडी से कहता है, एडी मैंने जितना तुम्हारे बारे में सोचा था तुम उससे काफ़ी ज़्यादा ही वोल्डर हो। मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड होगे। जहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि इज़्ला के हाथ में कोई मैजिकल टूल भी होता है। जहाँ पर एडी ड्यून के उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है, सही बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड है हाई एफिनिटी के साथ और काफ़ी सारी मैजिक्स को जानती है और स्पिरिचुअल मैजिक में भी काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड है। ड्यून कहता है, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना कि इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीक ना हो जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट के किडनैप होने पर फैकल्टी भी शांत नहीं बैठेगी। एड भी कहता है, हाँ तुम भी ध्यान रखना कि इसके बारे में एक शब्द भी बाहर ना जा पाए। और वैसे एलाइट ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक छोटी सी बच्ची को संभालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी वैसे तो। और वैसे अब सिर्फ एक दिन बचा है, तो तुमने लोरटेल को कैप्चर करने के बारे में क्या सोचा है? ड्यून भी जवाब देते हुए कहता है, वेल हम ओल्ड ट्राइड एंड ट्रू मेथड्स का यूज़ करेंगे, और वैसे भी इस फील्ड में काफ़ी सारे मेथड्स हैं किसी को भी हराने की। फ्रेमिंग करना उनमें से एक मेथड है, और एक बार जब सेमेस्टर चालू होगा तो एलाइट ट्रेडिंग कंपनी का कंट्रोल हमको ट्रांसफ़र कर दिया जा चुका होगा। और वैसे भी चीज़ें हमारी साइड पर काफ़ी स्मूथली तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं, सो प्लीज़ उसे यहीं पर रहने दो थोड़े टाइम के लिए। तो जैसा कि यह हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी था ना। एड भी मन में सोचता है, हाँ इसने अपनी डिटेल्स को रिवील नहीं किया, और वह ड्यून से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें पता होगा कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर टायली ने आते के साथ ही वहाँ पर तबाही मचाना शुरू भी कर दिया होता है, और कहता है, मुझे सब चीज़ के बारे में पता है तो जल्दी करो और बताओ कि आखिरकार इज़्ला ट्रिस कहाँ पर है। ड्यून भी इनोसेंट बनते हुए कहता है, हे आखिरकार तुम कह किस बारे में रहे हो? क्या तुम्हें लगता भी है कि हम इज़्ला ट्रिस को किडनैप करेंगे? टाइले भी गुस्से में कहता है कि मेरे साथ गेम खेलना बंद करो, क्योंकि इज़्ला ट्रेस ने खुद से मेरे पास एक लेटर भेजा था। क्या तुम्हें मैं कोई ऐसा स्टूपिड लग रहा हूँ कि जो कि गार्ड को डाउन कर देगा? मुझे पता है कि तुम गाइस उस बास्टर्ड के साथ मिलकर काम कर रहे हो, और हाँ मुझे ये भी पता है कि तुम सबके पीछे वही है, वही एड रोड टेलर। और गुस्से में आकर एक और खतरनाक सा अटैक करता है इम्पैक्ट ब्लास्ट नाम का, और चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से मेरे पास एड रोड टेलर को लेकर आओ। पीछे से लड़की भी चिल्लाती है, ड्यून जल्दी से बिल्डिंग के अंदर चलो, नहीं तो तुम्हें भी चोट लग जाएगी। ड्यून भी सबसे काफी ज्यादा ही परेशान हो चुका होता है। वह मन में सोचता है, अगर ये सारी चीजें इसी तरीके से चलती रहीं तो ये सारी चीजें कल सुबह तक खत्म हो जाएंगी। और तभी वह किसी लड़के से कहता है, हे लड़के जल्दी से सुनो, यहाँ पर बेसमेंट में जाकर उस इलेक्ट्रिस को जाकर ढूंढो, वहीं पर मिलेगी वह तुम्हें। और इन बातों को करते हुए वह मन में भी सोच रहा होता है, हमें इस इलेक्ट्रिस पर गिव अप करना होगा, नहीं तो। वह लड़का भी चिल्लाते हुए कहता है, हमने पहले ही इस इलेक्ट्रिस को ढूंढने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन वहां पर तो कोई था ही नहीं। और वहां पर हम देखते हैं इज़्ला ने एक लेटर को छोड़ा होता है जिस पर लिखा होता है, तुम्हारे मील के लिए शुक्रिया। जिसे सुनकर तो ड्यून भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह कहता है, आखिरकार ये सारी चीजें इस तरीके से क्यों चल रही हैं? तभी उसे काफी तगड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है, और कोई चिल्लाकर कहता है, छत पर काफी तगड़ा धमाका हुआ है। जिस सीन को देखकर तो हमारे ड्यून को भी यकीन नहीं हो रहा होता। वह भी कहता है, क्या यह क्या है? नहीं, जल्दी से जाओ और लॉर्ड टेलर को अभी ढूंढ कर लाओ। जहाँ पर हमें हॉलवे से किसी को दौड़ता हुआ जाकर दिखाया जाता है। लॉर्ड टेलर भी इस तबाही को देखते हुए कहती है, इस बिल्डिंग की कॉस्ट सच में काफी ज्यादा ही बड़ी थी। एडी भी कहता है, क्या सच में रुपए इस टाइम पर तुम्हें सच में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है? हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा। मुझे नहीं पता है आखिरकार ड्यून का प्लॉट क्या है, लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर तुम यहाँ से निकल जाओगी तो उसका प्लान काम नहीं करेगा। जहाँ पर हमारी लोरटेल खिड़की से बाहर देखती हुई कहती है, ये अटैक सच में काफी ज्यादा फ्लैशी हैं। अगर इन्हें अच्छी तरीके से देखा जाए तो क्या ये टाइले मैकलोर है? एडी कहता है, हाँ यह वही है, टाइले मैकलोर, अगला स्वॉर्ड सेंट। जिसकी बात को सुनकर हमारी लोरटेल भी चौंक जाती है। वह कहती है, क्या सच में? अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुमने इज़्ला ट्रेस को किडनैप कर लिया है। और मैं बता सकती हूँ कि यह तुम्हारे प्लान का कोई हिस्सा होगा, जिसमें टाइले मैकलोर आकर यहाँ पर परेशानी खड़ी करेगा और तुम यहाँ से निकल सकोगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि यह सिचुएशन ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं चलने वाली। ये जो मर्सनरीज हैं जो कि हमारी ट्रेडिंग कंपनी ने हायर किए हुए हैं, ये कोई मेन फोर्स नहीं है जो कि फाइट कर सकें, तो ये टाइले मैकलोर को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। एडी भी कहता है, हाँ इसीलिए तो मैंने कुछ और लोगों को एलाइट ट्रेडिंग कंपनी में मदद करने के लिए बुलाया है। जिसकी बात को सुनकर लोरटेल भी चौंक जाती है, कहती, क्या
और अपने सामने किसी को देखती है। उनके सामने कोई बंदा होता है जो कि कहता है और यहाँ से निकलने के लिए एक रस्सी का भी सेटअप कर दिया है और तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा लोर टेल कि तुम एकदम ठीक हो। और ये होता है जिग। जिग एड से कहता है मुझे लगा नहीं था एड कि तुम सारी ही चीजों को इतना ज्यादा फ्लैशी बना दोगे। हमारा एड रोड टेलर भी काफी सीरियस टोन में कहता है टाइले आ रहा है। हमारा एड मन में सोचता है मेरा ओरिजिनल प्लान भी कुछ इसी तरीके से चलना है जहाँ पर टाइले यहाँ पर आकर काफी बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा जिसका यूज करते हुए हम लोटेल को यहाँ से बचा कर निकल जाएंगे। लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पर और भी ज्यादा कुछ कर सकता हूँ। मुझे यह भी देखना है कि आखिरकार टाइले अंत तक कितना हैंडल कर पाएगा इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। सच बताऊं तो इस सब को सेटअप करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, लेकिन अंत में मुझे इलाइट ट्रेडिंग कंपनी नाम का एक बलि का बकरा मिल गया जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन को क्रिएट कर पाया जहां पर हमारा टाइले उसके अंदर आ चुका होता है और इजला का नाम चिल्लाता है। तभी उसके सामने के सीन को देख कर वह भी चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने कोई पर्सन खड़ा होता है जो कि कहता है तुम्हें यहाँ देख कर काफी अच्छा लगा टाइले। टाइले भी उसे देखकर कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसके सामने कोई तो होता है जो कि कहती है सॉरी लेकिन मुझे तुम्हें यहीं पर रोक कर रखना होगा टाइले। और इसी सीन के साथ यह चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।